हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। 2-3 मिनट और वेट करते हैं बाकी स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने के लिए। हाँ गाइस, ऑलराइट। सो आज कम ही लोगों ने ज्वाइन किया है, आई थिंक मेजर टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। ऑलराइट। सो वैसे तो आज टाइम टेबल में डाउट्स लिख के आ रहा था, तो आप लोगों को जो टाइम टेबल मिला है राइट, उसमें आज के लिए ऐसे डाउट्स लिख के आया हुआ है। तो इट इज मोस्टली लाइक मेजर टेस्ट का डाउट डिस्कशन, पर आई विल टेक दिस कॉल आफ्टर डिस्कशन विद यू। हम लोगों को अभी आगे का पढ़ना है या फिर डाउट डिस्कस करना है। कुछ मेजर टेस्ट के डाउट्स आप लोगों ने क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करो, या मैं भी आपको थोड़े बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा सकता हूँ जो अपने रीसेंट चैप्टर्स हैं उसमें से। तो बताओ क्या करने का अभी मानस है। शुड बी कंटिन्यू विद लेक्चर और शुड बी टेक डाउट्स?
ऑल राइट, सो आगे कंटिन्यू करते हैं फिर फ्रॉम व्हाट वी हैड स्टडीड इन द लास्ट क्लास। तो कल हम लोगों ने मेजर टॉपिक जो पढ़ा था वो था मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कि एक बार अगर आपको डेटा मिल जाएगा तो उससे आप कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। एंड उसमें मल्टीपल मेथड्स थे, राइट। एक एक मेथड हम लोगों ने देखा था। एक था यूनिट्स ऑफ के हिसाब से, दूसरा था इनिशियल रेट के हिसाब से, ठीक है। देन एक हिडन ट्रायल मेथड था जहां पर आपको कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का डेटा मिल जाता है और आपको उसमें चेक करके देखना होता है कौन सी इक्वेशन का डेटा फिट बैठेगा। एंड लास्ट में एक और मेथड देखा था हाफ लाइफ का, जिसमें हाफ लाइफ वाज प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और 1 अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू द पावर ऑफ n-1, ठीक है। एंड इसके बेसिस पे हम लोगों ने कुछ कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करे थे। ये समझा था कि किस तरीके से ऑर्डर निकाला जाएगा, ठीक है। तो अभी तक की समरी अगर मैं आपको दूं तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है एक बार ऑब्जर्व करना। बुकलेट भी देख लेते हैं हम लोग। स्क्रीन शेयर पूरा कर देता हूँ। ऑलराइट, हम लोग बुकलेट के साथ में चलते हैं। एक बार देख लेते हैं बुकलेट में आप लोगों को किस किस तरीके से दिखाया गया है, बताया गया है, एंड वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो अगर आप देखोगे तो ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमने कर लिया है, ठीक है, जहां पर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन समझते हैं। देन रेट ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, एंड रेट ऑफ रिएक्शन के बीच का रिलेशनशिप भी हमें समझ में आता है। दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिविजुअल स्पीशीज का रेट डिवाइडेड बाय देयर कोएफिशिएंट, ठीक है। देन एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट के बीच का डिफरेंस भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। सो इसके ऊपर बेस्ड कुछ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोगों ने करे थे, ठीक है। काफी सिंपल सा पार्ट था। देन मैंने आपको बोला था हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉन्सेंट्रेशन, राइट। फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉन्सेंट्रेशन में मैंने बोला था बहुत सारे फैक्टर्स रहेंगे। हमारा प्राइमरी फोकस रहेगा कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट के ऊपर, ठीक है। बाकी सब फैक्टर्स ये सब मिसलेनियस फैक्टर रहेंगे, इनके ऊपर अभी हम इतना फोकस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को रेट लॉ के बारे में बताया था, ठीक है। और जिससे हम कह रहे हैं डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो उसमें कैसे हम लिखा था कि रेट इज डिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ ऑर्डर, ठीक है। एंड वो ऑर्डर जरूरी नहीं है कि कोफिशिएंट हो, ठीक है, वो डिपेंड करेगा रिएक्शन के ऊपर।
ठीक है, ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इंटीजर, फ्रैक्शन, सब तरीके का रह सकता है। अच्छा, फिर ये कॉन्सेप्ट जो है मॉलिक्यूलैरिटी, ये मैं आपको थोड़ा सा एंड में बताऊंगा, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में, कि हम लोग थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। देन फिर हम लोगों ने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, राइट, सेकंड ऑर्डर, इनके फॉर्मूले, ग्राफ्स सब देखे थे। ठीक है, फिर मैंने nth ऑर्डर का भी करा दिया था, आप उसमें n की वैल्यू 3 भी डाल सकते हो, तो आपको थर्ड ऑर्डर का भी मिल जाएगा। ठीक है, देन खैर ये मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑल ये सब मैं थोड़ा सा बाद में ही करूँगा। फिर ये डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में करा था, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसमें हम लोगों ने इंटीग्रेटेड मेथड, यानी कि हिट एंड ट्रायल वाला मेथड था। ठीक है, दैट अगर फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है, तो उसमें के का वैल्यू निकालो, अगर के का वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है तो ठीक है। ठीक है, अच्छा, देन ये वांट ऑफ डिफरेंशियल मेथड, वांट ऑफ डिफरेंशियल मेथड ये एक्चुअली रेट का ही मेथड हो गया। ठीक है, मैं इसको भी लिखा देता हूँ यहाँ पर, बस ये फैंसी सा नाम दिया हुआ है, अदरवाइज ये बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक लिख लिया था, 4 मेथड लिख लिया था ना, हाँ ये चौथा मेथड था, मेथड ऑफ हाफ लाइफ। तो इसमें ही अगर मैं ई करके लिखूं, क्या स्पेलिंग है उसकी, वैंट हॉफ, वैंट हॉफ डिफरेंशियल मेथड। इसमें नोटिस करना किस तरीके से होता है, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ n, राइट, c इज कॉन्सेंट्रेशन, n इज ऑर्डर। ठीक है, तो अभी कॉन्सेंट्रेशन जब C1 है तो रेट R1 होगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन जब C2 है तो रेट R2 होगा, ये तो चेंज होगा ही नहीं, राइट। तो ये हो जाएगा एट पर्टिकुलर इंस्टेंट्स, ये रेट्स होंगी। तो अगर मैं इनका डेटा मिल जाए मुझे, तो मैं R1 बाय R2 कर दूंगा, के कट जाएगा, तो ये C1 बाय C2 रेज टू द पावर ऑफ n हो जाएगा, राइट। दोनों तरफ मैं लॉग ले लूंगा, तो ये लॉग R1 बाय R2 हो जाएगा, और ये n टाइम्स लॉग C1 बाय C2 हो जाएगा। तो n का वैल्यू क्या हो गया, log of R1 by R2 अपॉन log of C1 by C2। ये इस तरीके से एक फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, अब यही चीज को आप एक क्वेश्चन के फॉर्म में देख लो। देखो मैं क्वेश्चन कराता हूँ इसके ऊपर, इसमें ही दे रखा है कि कोई एग्जांपल, देखो एक मिनट, लेट मी, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, जेई मेंस के पेपर में आया था, मैं सोच रहा हूँ आपको वो वाला ही क्वेश्चन दूं।
एक मिनट देना। हाँ, ये रहा, ये एग्जांपल ट्राई करो। At 518 degree centigrade, the rate of decomposition of a sample of gaseous acetaldehyde initially at a pressure of 363 torr was 1 torr per second. When 5% had reacted and 0.5 torr per second when 32% or 33% actually 33% had reacted. Full stop. The order of reaction is, ठीक है, और चार ऑप्शन है, 2 3 1 0, ठीक है। तो इसमें जस्ट कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर यूज करना शुरू कर दो, क्योंकि कंसंट्रेशन और प्रेशर प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। यस, जेई मेंस में आया था 2018 में। अच्छा क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे इसमें।
यहाँ पर रेट कैसा रहेगा, प्रेशर रेज टू द पावर ऑफ n पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट मैंने क्या करा, रिप्लेस कॉन्सेंट्रेशन बाय प्रेशर। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। जो भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो k में आ जाएगा। ठीक है, k मान लो k डैश हो जाएगा, बट ठीक है, हमको अभी फर्क नहीं पड़ रहा उससे। अब यहाँ पर नोटिस करना, रेट के बारे में बोला जा रहा है दैट ये 1 टॉर पर सेकेंड है। कब? जब 5% रिएक्ट हो गया है। 5% रिएक्ट होने का मतलब क्या होगा, कितना बचेगा, 95% बचेगा, यानी कि 363 इंटू 95/100 बचा हुआ है ना। 5% reacted means 95% left। तो अगर 363 टॉर था इनिशियली प्रेशर, तो अभी कितना रहेगा उसका 95%। ठीक है, फिर क्या बोला है, रेट 0.5 टॉर पर सेकेंड है। कब है? जब 33% रिएक्ट हो गया। 33% रिएक्ट हो गया है तो मतलब कितना बचेगा, 67% बच जाएगा, है ना। 67/100 रेज टू द पावर ऑफ n। ठीक है, 33% reacted implies 67% left, राइट। अब मुझे n निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, बस डिवाइड कर दूंगा इनको, राइट। सो 1/0.5 k तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 95/67 की पावर n। ठीक है, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो ये चीज़ 2 हो जाती है, राइट। एंड ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये ऐसा 1.4 समथिंग आ जाएगा, राइट। एंड आपको ये पता है कि √2 इज 1.414, ये इंफॉर्मेशन आपको पता है। ठीक है, काफ़ी कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं इसको। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये n का वैल्यू 2 आ जाएगा। ये समझ में आया? मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो ये एक और मेथड था ऑर्डर निकालने का, जहाँ पर आपको रेट दिया होता है। ठीक है, अब आप ऑब्जर्व करना, एक और मेथड मैं यहाँ पर एक और मेथड आपको दिखाऊंगा। तो हाफ लाइफ मेथड तो हमने देखा हुआ है, ग्राफ वाला पार्ट हम लोगों ने पहले ही देखा हुआ है कि ग्राफ वाले पार्ट से हम लोग कैसे आंसर करते हैं। एक और है ये ओसवाल्ड आइसोलेशन मेथड। ठीक है, ये ओसवाल्ड आइसोलेशन मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें नोटिस करना हम लोग कैसे वर्क करेंगे। ओसवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड, तो ये कब काम आता है? ठीक है, जब मल्टीपल रिएक्टेंट्स के ऊपर ऑर्डर रहता है। ठीक है, इसके लिए मैं लिख देता हूँ, यूजफुल व्हेन rate law expression consists of multiple reaction species। ठीक है, मान लो इस तरीके से कि रेट लॉ जो है वो एक ही कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है,
बी की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, सी की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, एंड इनके ऑर्डर एक्स वाई एंड जेड है। ठीक है, तो आपको यही ऑब्जेक्टिव यही रहेगा, ऑब्जेक्टिव is to determine order, that is x y and z। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे करेंगे, तो इसके लिए नोटिस करना यहाँ पर, अब मेथोडोलॉजी ऑब्जर्व करना। मेथोडोलॉजी रहेगा वी कैलकुलेट x y and z वन बाय वन। ठीक है, एक साथ नहीं कैलकुलेट करेंगे, एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले टू डिटरमाइन x, ठीक है, अगर मुझे x निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वी कीप concentration of the other reactants, ठीक है, जो अदर स्पीशीज हैं बी एंड सी, उसको ए से बहुत ज्यादा रखेंगे। ठीक है, काफी ज्यादा रखेंगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन हो जाएगा एक्स को डिटरमाइन करने के लिए, ये रहेगा टू डिटरमाइन एक्स वी कीप ए का कॉन्सेंट्रेशन बहुत छोटा। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, दिस हेल्प्स सिंप्लीफाई रेट एक्सप्रेशन। कैसे, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, पहले रेट का एक्सप्रेशन कैसा था, के इंटू ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई एंड सी की पावर जेड। ठीक है, अभी when reaction occurs a concentration चेंज करेगा सिग्निफिकेंटली। ठीक है, क्योंकि छोटा है ये, while बी और सी के साथ में क्या होगा, बी एंड सी का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटी में है, विल बी ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करा था कि मान लो ऐसे a प्लस बी प्लस सी गिव्स प्रोडक्ट्स है, राइट, और ये 1 है, ये 100 है, ये 200 है, राइट। सो ये 1 से 0.5 होगा, ये 99.5 होगा, और ये 199.5 होगा, राइट। तो क्या समझ में आ रहा है, दैट ए तो आधा हो गया, ठीक है, बट बी और सी में क्या आया, हार्डली कोई चेंज आया। तो क्या करेंगे हम लोग फिर बी एंड सी को, बी एंड सी को इसमें अब क्या होगा, बी एंड सी को मैं के में मर्ज कर दूंगा। ठीक है, तो आई कैन राइट आर इज इक्वल टू के बी की पावर वाई सी की पावर जेड इंटू ए की पावर एक्स। ठीक है, एंड इनको मैं वापस में मर्ज करके लिख दूंगा आर इज इक्वल टू के डैश ए की पावर एक्स। ठीक है, वेयर
k dash is equal to k into b की पावर y एंड c की पावर z। ठीक है, ये मेरा सिंप्लीफाइड रेट एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, अब मैं x के ऊपर वर्क कर सकता हूँ। कैसे? नाउ गिवन डेटा अबाउट a एंड टाइम। ठीक है, अब अगर मुझे डेटा मिल जाए, गिवन डेटा अबाउट a versus time, we can calculate x। ठीक है, समझ में आया? अब इसके ऊपर देखें, अगर एक एग्जांपल हम लोग ट्राई करेंगे। नहीं, इधर तो कोई एग्जांपल नहीं दिया हुआ है। ठीक है, सो मैं एक एग्जांपल कराता हूँ, उससे आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने x डिटरमाइन करा। ठीक है, अब इसी तरीके से फिर हम लोग y एंड z भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, कैसा रहेगा? सिमिलरली टू डिटरमाइन y, हम क्या कंडीशन रखेंगे? हम लोग कंडीशन रखेंगे कि b का कॉन्सेंट्रेशन के कंपैरिजन में a एंड c का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो। एंड अगर z डिटरमाइन करना है तो हम लोग क्या करेंगे? c का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम रखेंगे एज कंपेयर टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a एंड b। ये समझ में आया? एंड वैसे ही पूरा एनालिसिस करेंगे। जिनका बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है उनको k के साथ में मर्ज कर देंगे एंड बाकियों को फिर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल कराता हूँ, यहाँ पर नोटिस करना। For the reaction A plus B gives products, rate law is R is equal to K, A की पावर 2 and B की पावर 1। ठीक है, where K is 5 into 10 की पावर -5। ठीक है, मोलर रेश टू द पावर ऑफ -2 मिनट इनवर्स। ठीक है, ये K का वैल्यू दिया हुआ है। अभी पूछा जा रहा है
डिटरमाइन द टाइम, ठीक है, इन मिनट्स। Determine the time in minutes when concentration of A becomes half its initial concentration if A naught, ठीक है, जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ए का वो है 2 इंटू 10⁻³ मोलर एंड बी नॉट इज 0.2 मोलर। ठीक है, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिए हुए हैं। तो अब आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। आया कुछ?
इसमें कैसे करेंगे, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, बिकॉज ए का कॉन्सेंट्रेशन काफी छोटा है बी के कॉन्सेंट्रेशन से, इम्प्लाइज हम रेट लॉ को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड ऑर्डर की जगह रेट लॉ कैन बी सिंप्लीफाइड। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, बी की जगह हम इसको मर्ज कर देते हैं, आर इज इक्वल टू के डैश ए स्क्वायर, वेयर के डैश इज इक्वल टू के इंटू बी। ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं। अब ये क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ क्या होता था, 1 के ए नॉट, है ना, ये हम लोगों ने फ्रॉम फॉर्मूले पढ़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर नोटिस करना, हमसे ये पूछा जा रहा है कितना मिनट लगेगा, एंड इसमें हमें ये सब डेटा दिया हुआ है। के डैश की वैल्यू कितनी लगेगी, के इंटू बी का कॉन्सेंट्रेशन, सो 5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 0.2 इंटू ए का कॉन्सेंट्रेशन है 2 इंटू 10⁻⁻3। तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर, ये 8 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, अपॉन 2। ठीक है, राइट, सो ये आपका आ जाएगा 5 इंटू 10⁻7 मिनट्स। ये आपका आंसर आएगा। समझ में आया कैसे सिंप्लीफाई करा इसको, दोबारा देख लो आप। राइट, ये थर्ड ऑर्डर था, बट इसको हम सिंप्लीफाई कर पाए। कैसे, वाई, बिकॉज बी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें जो चेंज होगा वो हार्डली कुछ होगा। ठीक है, तो ये आपके मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में कॉन्सेंट्रेशन का फैक्टर हो जाता है ओवर, एंड हम लोग देखेंगे अब टेम्परेचर का फैक्टर। ठीक है, तो जितना इम्पोर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन का था उतना ही इम्पोर्टेंट टेम्परेचर का भी रहेगा। तो टेम्परेचर में भी आप लोगों को काफ़ी ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इस पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर अब। ठीक है, ये सेकंड फैक्टर रहेगा, हम लोगों ने इनफैक्ट फर्स्ट फैक्टर आई थिंक कब करा था,
12 जून की क्लास में करा था। तो हमने कंसंट्रेशन का पार्ट समझने की कोशिश कर ली थी। पहला फैक्टर इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन है ना। तो अब हम एक्चुअली दूसरे फैक्टर पे आ रहे हैं आज। तो ऑलमोस्ट इसमें पूरे 3 लेक्चर लग गए कंसंट्रेशन के पार्ट में। तो यहाँ पर दूसरा फैक्टर देखेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक पढ़ेंगे, एक ओल्ड थ्योरी होता है, इस पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कभी। ठीक है, थोड़ी ओल्ड थ्योरी है। दिस इज कॉल्ड एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट मेथड। इसमें सिंपली ऐसे एम्पेरिकल रिलेशनशिप यूज होता है। ठीक है, इसमें क्या बोला जाता है दैट स्टेटमेंट इसका कैसा है, फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड rise in temperature, the rate of reaction increases। ठीक है, rate of reaction increases by a factor called TC, temperature coefficient। ठीक है, ये इसको ऐसा शॉर्ट में TC बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। टिपिकली, ठीक है, टिपिकली ये जो वैल्यू रहती है TC की, इसको मैं फॉर्मूला के टर्म्स में डिफाइन कर देता हूँ। राइट, कैसा हो जाएगा, K at T and at KT plus 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जो रेशियो ऑफ रेट रहेगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन इसमें अभी चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी सिर्फ टेम्परेचर का ही चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो उसमें कैसा दिखेगा, K में चेंज जो दिखेगा 10 डिग्री पे बढ़ाने पर, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, अगर कुछ मेंशन नहीं करा गया है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे नोट लिख लेना, इफ E is not specified। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर बताया नहीं गया है, तो उसको क्या लेना चाहिए, टेक इट एज 298 केल्विन, 298 केल्विन, और यू कैन से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हो, ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट का डेफिनेशन होता है। ठीक है, एंड टिपिकली temperature coefficient lies between 2 and 3। ठीक है, ये एक ऐसी जनरल ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे नोटिस करोगे बुकलेट में भी, सो टेम्परेचर कोएफिशिएंट विल बी रेट कांस्टेंट एट 298 केल्विन डिनोमिनेटर में आएगा, एंड रेट कांस्टेंट एट 300 केल्विन 308 केल्विन न्यूमरेटर में रहेगा। ठीक है, तो ये एक ऐसी
ओल्ड थ्योरी टाइप ही है। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर मैं आपको एक आध क्वेश्चन कराऊंगा तो नोटिस करेंगे वो क्वेश्चन कैसा रहेगा। ठीक है, एक दो सिंपल क्वेश्चंस मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर इसमें कहाँ गया, देखा था मैंने एक, चलो मैं अलग से लिख के दे देता हूँ, वेट। इसमें एक एग्जांपल ट्राई करो, ऐसा रहेगा। फॉर अ रिएक्शन EC इज इक्वल टू 2, ठीक है, दिया हुआ है। देन कैलकुलेट K at 318 Kelvin upon K at 298 Kelvin। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट डेफिनेशन implies rate increases by a factor of 2। ठीक है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है क्योंकि for every 10 डिग्री सेंटीग्रेड जंप इन टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 298 से हम 308 पे जाएंगे। ठीक है, 298 से 308 पे जाएंगे तो 2 टाइम्स जंप कर जाएगा। फिर हम 308 से 318 जाएंगे तो भी 2 टाइम्स जंप कर जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं 298 से 318 जा रहा हूँ तो रेट कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2, दैट इज 4 टाइम्स। ठीक है, अगर मैं 10 डिग्री का और जंप ले लेता तो क्या हो जाता, 2 की पावर 3। इस तरीके से ये मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये कैसा है, जैसे मैंने आपको बताया ये ओल्ड मेथड है। ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज ओल्ड। तो क्योंकि ये क्या है, इसमें कोई प्रॉपर थ्योरी नहीं है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसमें मतलब समझ में ही नहीं आया कि टेम्परेचर क्या कर रहा है, टेम्परेचर से हो क्या रहा है जिसकी वजह से ये चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये जो ओल्ड थ्योरी था ये क्या था, एम्पेरिकल। एम्पेरिकल मतलब ये सिर्फ ऐसे डेटा देख देख के लोगों ने बना दिया। ठीक है, उसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, बस ऐसा बोला कि बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है जिनमें ऐसा हो रहा है, तो हम जनरली ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, पर ऑफ कोर्स दिस इज नॉट समथिंग विच इज क्वाइट हेल्पफुल,
वी नीड समथिंग विच इज मोर डिटेल्ड, ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा जिससे अच्छे से। तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से ऑब्जर्व करना यहाँ पर। दिस इज द न्यूअर थ्योरी, दिस इज कॉल्ड एज Arrhenius theory of collisions, ठीक है, Arrhenius theory of collision। सो ध्यान से समझना, ये थ्योरी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस एंड ऑल पूछे जाते हैं। एंड किस तरीके से ये थ्योरी हम लोग यूज़ करेंगे, समझेंगे, वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से समझना इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। फॉर एक्सप्लेनेशन हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल केस ले रहे हैं। वी टेक अ सिंपल केस ऑफ बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। बायमॉलिक्यूलर का मतलब क्या हो गया, टू मॉलिक्यूल्स ओनली, ठीक है। बाय का मतलब टू होता है, बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन इन gaseous phase occurring in a single step, ठीक है। थोड़ा सा इंग्लिश है, मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या हो गया। इसको बहुत ही इजी तरीके से समझना। इसका मतलब क्या हो गया कि एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, A2 एक्चुअली एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और दूसरा मॉलिक्यूल B2 है, और ये मिलकर कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक ही स्टेप में रिएक्शन होके प्रोडक्ट बन रहा है AB, ठीक है। कैसा, इसको विजुअलाइज करो। मान लो ये A का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये B का मॉलिक्यूल है ना, ये दोनों आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। रिएक्टेंट्स कोलाइड एंड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। प्रोडक्ट क्या फॉर्म होंगे, अभी ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो ये AB, ठीक है। मान लो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर नोटिस करना, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी कोरिलेटेड, कोरिलेटेड मतलब प्रोपोर्शनल होगा, कैन बी कोरिलेटेड विद collision frequency between reactant molecules, ठीक है। वापस से खूब सारी इंग्लिश है, इसमें हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, दैट ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं, है ना, ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं,
तो जितने कोलिजन्स हो रहे होंगे पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड। ठीक है, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है। तो जितने कोलिजन्स हो रहे होंगे उससे रिलेटेड ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं, तो वही रेट ऑफ रिएक्शन कि जैसा हम लोग लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू इट, है ना। अच्छा, पर ये थ्योरी थोड़ा सा डिटेल में जाती है। ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द थ्योरी। ये कहता ही है थ्योरी दैट नॉट ऑल कोलिजन्स आर इफेक्टिव। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कोलिजन जो हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में वो इफेक्टिव होंगे। मान लो कोई स्लो स्पीड में कोलिजन हुआ, ठीक है, काफी धीमे धीमे मॉलिक्यूल्स पास पास आए, तो जरूरी नहीं है ना कि उससे प्रोडक्ट बन जाए। ठीक है, अच्छा, हो सकता है कि ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं हो, तब भी ओरिएंटेशन मतलब इनका एंगल ऑफ कोलिजन, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मान लो ये ए इस तरीके से है, ठीक है, और बी एकदम हेड ऑन आता है, तो कोलिजन हो रहा है, सही से हो रहा है। बट मान लो ए ऐसा है एंड बी मान लो ऐसे हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और ये आपस में कोलाइड करता है ना। मान लो बी ऐसा है, ये इस तरीके से कोलाइड करते हैं, तो फिर ये कोलिजन इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कोवलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं नेचर में, मतलब जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहते हैं। तो अगर उन डायरेक्शन के अराउंड, उन डायरेक्शन के अलोंग अगर ओवरलैप नहीं होता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, है ना। सो व्हाट दिस स्टेप इज सेइंग दैट नॉट ऑल कोलिजन्स आर इफेक्टिव। ठीक है, एंड ये डिटेल के कैसा, डिटेल क्या बता रहा है, फॉर अ कोलिजन टू बी इफेक्टिव it must overcome two barriers। ठीक है, दो प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना पड़ेगा। ठीक है, एक होगा एनर्जी, ठीक है, एनर्जी का बैरियर क्या रहेगा, इसका मतलब अभी जैसे मैंने आपको समझाया। ठीक है, इफेक्टिव का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, मैं एक बार इफेक्टिव भी वर्ड एक्सप्लेन कर देता हूँ। नॉट ऑल कोलिजन्स आर इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब क्या हो गया, इफेक्टिव का मतलब हो गया यहाँ पे दैट इज नॉट all collisions will result in formation of product। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, फॉर अ कोलिजन टू बी इफेक्टिव। ठीक है, फॉर अ कोलिजन टू बी इफेक्टिव, एक मिनट। हाँ,
हाँ सॉरी, तो जैसा हम कह रहे थे, फॉर अ कोलिजन टू बी इफेक्टिव इट मस्ट ओवरकम द फॉलोइंग बैरियर्स। ठीक है, वो बैरियर क्या क्या है यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना। एक बैरियर जो है वो है एनर्जी बैरियर। ठीक है, इसका एक छोटा सा क्विक ब्रीफ मैं आपको दे देता हूँ। व्हाट इज मेंट बाय एनर्जी बैरियर? दैट कोलाइडिंग molecules must possess sufficient energy to overcome the energy barrier of activated complex। ठीक है, बट चलो ठीक है, अभी आपको ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं आता है, इसको मैं एक बार के लिए हटा देता हूँ यहाँ से। सो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेस सफिशिएंट एनर्जी। ठीक है, इतना लिख देते हैं बस। कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेस सफिशिएंट एनर्जी, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं सिर्फ यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन डाल रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा क्राइटेरिया होगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर मतलब जो मैंने आपको बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड्स डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं। ठीक है, सिंस कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर, ठीक है, a collision has to occur in proper orientation। ठीक है, प्रॉपर ओरिएंटेशन जरूरी है उसके लिए। ठीक है, सफिशिएंट एनर्जी होना चाहिए एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, तभी वो कोलिजन इफेक्टिव हो पाएगा। अब इनको हम लोग डिटेल में ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना। ये जो एनर्जी बैरियर के बारे में हम लोगों ने बात करी है, ठीक है, या एनर्जी क्राइटेरिया के बारे में हमने बात करी है, तो उसके लिए ऑब्जर्व करना कैसा है। दैट अकॉर्डिंग टू Arrhenius theory, reactants do not directly form products directly। ठीक है, they go through ठीक है, they go through and they go through an unstable state। ठीक है, इस अनस्टेबल स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट, ये इसका नाम है, ट्रांजिशन स्टेट।
और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। सो इसको हम लोग एनर्जी डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब इसको मैं पहले एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या कहना चाह रहा है। कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ऐसे ए बी के साथ कोलाइड कर रहा है और क्या बना रहा है, ए बी, है ना। ये एग्जांपल दिया था अभी आपको कि ये दोनों आपस में कोलाइड करके, तो ये मेरे रिएक्टेंट्स हो गए और ये मेरा प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है। अब जो अरेनियस थ्योरी कह रही है वो कह रही है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट डायरेक्टली नहीं जाते, बीच में एक्चुअली एक अनस्टेबल स्टेट आता है, वो देखना वो क्या है। दिस अनस्टेबल स्टेट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये कैसा होता है, यहाँ पर बॉन्ड्स ब्रेक भी हो रहे होते हैं एंड फॉर्म भी हो रहे होते हैं, मतलब ये एकदम ऐसा वो बीच का स्टेट है जहां पर, ठीक है, अभी ना तो बॉन्ड्स प्रॉपर्ली ब्रेक हुए हैं ना ही बॉन्ड्स प्रॉपर्ली फॉर्म हुए हैं, ठीक है, इसलिए ये अनस्टेबल रहता है, ठीक है, ये अनस्टेबल स्टेट रहता है। इसमें कैसा रहता है, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग, ठीक है, जो बॉन्ड ब्रेक होने होते हैं और फॉर्म होने होते हैं वो दोनों ही अभी चल रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लिख दो, ऑन गोइंग बॉन्ड ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये अनस्टेबल होता है एंड फिर उसके बाद में ये वाले बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, ए और बी वाले, और ए बी वाले बॉन्ड्स फॉर्म हो जाएंगे, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज को एनर्जी डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस कैन बी represented on एनर्जी डायग्राम, ठीक है। किस तरीके से यहाँ पर ऑब्जर्व करना, ठीक है, वाई एक्सिस पर एनर्जी है एंड एक्स एक्सिस पर हम लोग बोल रहे हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, यहाँ स्टार्ट में सिर्फ रिएक्टेंट्स रहेंगे एंड एंड में सिर्फ प्रोडक्ट्स रहेंगे, ठीक है, एंड बीच में आपका ट्रांजिशन स्टेट रहेगा, ठीक है। तो अभी मान लो रिएक्टेंट्स का एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है, ये लेवल है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना, ये हमारे रिएक्टेंट्स हो गए, ठीक है, एवरेज एनर्जी लेवल हो गया ये A2 एंड B2 का, ठीक है। अच्छा, अभी प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल रिएक्टेंट से ज्यादा रहेगा या बड़ा रहेगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, से रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0,
डेल्टा एच क्या होता है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो फिर मान लो प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये मान लो, ये क्या हो जाएगा आपका? डेल्टा एच। ठीक है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, है ना? तो जो ये ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है, ये इन दोनों से ज़्यादा एनर्जी की होती है। ठीक है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसके बारे में हम लोगों ने क्या बोला कि ये अनस्टेबल है। ठीक है, यानी कि इसका एनर्जी इन दोनों से भी ज़्यादा होगा, तो ये ट्रांजिशन स्टेट कहीं बीच में यहाँ पर ऐसे हायर एनर्जी का होगा। तो अरेनियस थ्योरी क्या कह रहा है कि हम जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते हैं तो हम ऐसे डायरेक्टली नहीं जाते हैं। ठीक है, हमें इस अनस्टेबल स्टेट के थ्रू होके जाना पड़ता है। ये समझ में आया? ये अरेनियस थ्योरी कह रही है। ठीक है, एंड इस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ये हायर एनर्जी है। ठीक है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो इसकी एनर्जी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर नोटिस करना, ठीक है, इसकी एनर्जी को हम लोग बोल रहे हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी। ठीक है, एटी थ्रेश होल्ड एनर्जी। ठीक है, ये समझ में आया? तो हमें अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना है तो हमें ये जो एनर्जी बैरियर है, एनर्जी बैरियर दिख रहा है आपको? ये जो एनर्जी बैरियर है, ठीक है, रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट का, इस एनर्जी बैरियर को ओवरकम करना पड़ता है, और इस एनर्जी बैरियर का नाम होता है ई ए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट माइनस रिएक्टेंट्स की एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, इन ऑर्डर टू गो फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी रिएक्टेंट्स डू नॉट फॉर्म प्रोडक्ट डायरेक्टली, दे गो थ्रू एन अनस्टेबल स्टेट। ठीक है, और ये अनस्टेबल स्टेट को क्या बोला है हम लोगों ने? ट्रांजिशन स्टेट, और उसको मैंने एनर्जी डायग्राम पे रिप्रेजेंट भी करके दिखाया आपको, दैट इसकी एनर्जी हायर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर नोटिस करना, दस टू ओवरकम एनर्जी बैरियर। ठीक है, एनर्जी बैरियर हमारे लिए क्या हो जाएगा? ई ए। ठीक है, ई ए, इसका मतलब क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है,
एक्टिवेशन एनर्जी। इसका डेफिनेशन क्या रहेगा? द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब मैं इसमें बाकी चीज़ों को भी लेबल कर दूं। ठीक है, बाकी चीज़ों को भी मैं लेबल कर देता हूँ, एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करना। ये ई आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ईपी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, एंड डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ईपी माइनस ई आर। ठीक है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। अब यहाँ पर नोटिस करना, ठीक है, जो ई ए है, ई ए, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इसका डेफिनेशन नोटिस करना। द एक्स्ट्रा amount of energy which the reactant molecules ठीक है, जिनका एनर्जी कम है, having energy less than the threshold must acquire so that their mutual collision may lead to bond breaking and formation is known as activation energy। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये will be equal to the threshold energy minus average energy। ठीक है, अब नोटिस करना कि ये तो कैसा था? मैंने एक एंडोथर्मिक के लिए, ठीक है, एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ ड्रॉ करा था। आप एक्सोथर्मिक के लिए भी ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। क्या अंतर रहेगा बस इसमें? जो अंतर रहेगा वो सिर्फ ऐसा रहेगा कि प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट से छोटा रहेगा। ठीक है, अच्छा, पर अभी चलो ठीक है, मैं इसी के ऊपर फोकस करता हूँ। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करना,
इसका ये का कैलकुलेशन कैसे करा जाता है? ठीक है, एंड किस तरीके से इसको लिखा जाएगा वो भी मैं आपको समझाता हूँ। अभी का पार्ट में कोई डाउट आया किसी को? कुछ क्वेश्चंस बीच में आ रहे हो? ये जो अरेनियस थ्योरी का कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया कि हम लोग ए से बी डायरेक्ट मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट डायरेक्टली नहीं जाते हैं, एक अनस्टेबल स्टेट के थ्रू जाते हैं। इसमें कोई डाउट है अभी तक? ठीक है, अभी मैं एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूँ। ये अभी तक की अरेनियस थ्योरी समझ में आ रही है? यस। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान से ऑब्जर्व करना। अगर मैं इसमें थोड़ा सा और डिटेलिंग करता हूँ, ठीक है, अगर इसी चीज को मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ड्रॉ कर रहा होता, ठीक है, तो किस तरीके से रहता है ये? ठीक है, मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना। ठीक है, ये एनर्जी का क्राइटेरिया रहेगा यहाँ पर। ठीक है, और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एनर्जी अब कम रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला यहाँ पर दैट द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये ऐसा रिएक्शन रहा, तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होगा? डेल्टा एच लेस देन जीरो, यानी कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स लेस देन जीरो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स इज लेस देन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो अगेन हम लोग डायरेक्टली नहीं जाएंगे, हम लोग कैसे जाएंगे? एक अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ही जाएंगे, विच इज ठीक है, इस तरीके से चले जाएंगे। कैसे भी बना सकते हो आप इसको। अरे एक बार मैंने जा रहा, है ना, और ज्यादा ऊंचा बन गया। यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दूंगा। ठीक है, एंड इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा? दिस विल बी डेल्टा एच। ठीक है, एंड दिस गैप between the transition state and the reactants, ये क्या कहलाएगा? EA, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, बस इतना ही अंतर आ जाएगा अगर एक्सोथर्मिक हुआ तो, बाकी सब चीजें वही हैं। अच्छा, अब आप ऑब्जर्व करना। ठीक है, अगर मैं इस चीज को एक रिवर्सिबल रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें एक और चीज जो मैं समझ सकता हूँ कि अगर रिएक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों
आ रहा हो, तो उस केस में नोटिस करना ध्यान से दैट ठीक है, यहाँ पर ठीक है, फॉर रिएक्शन proceeding in both directions, we use terms ये फॉरवर्ड, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, एंड ये बैकवर्ड, इसका मतलब क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये एक तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी को भी हम लोग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, अगर बोथ डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है तो इसको भी मैं एक बार आपको डायग्रामेटिकली दिखा देना चाहता हूँ, ये कैसा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करना, ये एनर्जी है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, एंड मान लो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। ठीक है, फॉरवर्ड एंडोथर्मिक है, बैकवर्ड एक्सोथर्मिक हो जाएगा, एंड ये इस तरीके से जा रहा है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर ऑब्जर्व करना, रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच में जो गैप है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज EA फॉरवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड जाते हुए इतना एक्टिवेशन एनर्जी गैप है। ठीक है, अच्छा, बैकवर्ड जाते हुए यहाँ पर नोटिस करना, ठीक है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट अगर मैं जा रहा हूँ तो मुझे इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये बैकवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है दैट प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच के एनर्जी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा H रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना आप, डेल्टा H इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड इज एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एंड ये बैकवर्ड हो जाएगा एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अगर मैं इनको यहाँ पर नोटिस करना मैनिपुलेट करूँगा तो इससे मेरा आंसर आ जाएगा, डेल्टा H विल बी इक्वल टू EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप मेरा आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया रिलेशनशिप, डेल्टा H इज इक्वल टू EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड। यहाँ से डायग्राम से भी दिख रहा है आपको,
ये EA फॉरवर्ड है, ठीक है, एंड EA बैकवर्ड, एंड उनका गैप जो है वो डेल्टा H है, ठीक है। अगर EA फॉरवर्ड ज़्यादा है और EA बैकवर्ड कम है तो ये एंडोथर्मिक रहेगा, है ना। अगर EA फॉरवर्ड कम है, EA बैकवर्ड ज़्यादा है तो ये एक्सोथर्मिक रहेगा, डेल्टा H का वैल्यू अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। ये इतना पार्ट समझ में आया, ठीक है। इस अभी अरेनियस थ्योरी का मैंने न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट नहीं करा है, पर ये इतने से पार्ट के ऊपर भी कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, जैसे अभी मैंने ये स्टार्ट नहीं करा, जैसे ये वाला आप एग्जांपल देखो, ठीक है, मैं इसको स्निप कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन X गोज टू Y हैज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 30 किलो जूल, ठीक है। तो यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये फॉरवर्ड इज 30 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब डेल्टा E यानी कि डेल्टा H बोल रहा है, ये डेल्टा H ऑफ रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है -20 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा रहा है एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिवर्स रिएक्शन, यानी कि ए बैकवर्ड कितना होगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा, डेल्टा H इज इक्वल टू ए फॉरवर्ड माइनस ए बैकवर्ड, है ना। तो ये आपका -20 इज इक्वल टू +30 माइनस x, तो आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये भी आपको रीड करना आना चाहिए, ठीक है। इसमें अभी और डिटेल्स बाकी हैं, न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे ये वाला दूसरा एग्जांपल भी वैसा ही है, ठीक है। अब मैं इस पे आगे आऊंगा, बट पहले इतना आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ तक का पार्ट समझ में आया, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, ये वाला फॉर्मूला हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। पर उसके लिए मुझे थोड़ा सा और वक्त लगेगा, तो मैं नेक्स्ट क्लास में करता हूँ। अभी के लिए हम लोग अरेनियस थ्योरी बीच में ही रोक रहे हैं, ठीक है। ये स्टार्टिंग का पार्ट है, बट आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा कि कैसे हम लोग टेम्परेचर का डिपेंडेंस लेके आ रहे हैं, ठीक है। अभी तक मैंने टेम्परेचर तो यूज ही नहीं करा है, अभी मैं सिर्फ बैकग्राउंड बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। बट आपको एक आइडिया है दैट एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशनशिप होता है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा एनर्जी होता है। तो वो अब मैं यहाँ पर धीरे धीरे ऐड करके समझाऊंगा आपको। अभी इतना पार्ट समझ में आया, अरेनियस थ्योरी ने क्या एक्सप्लेन किया, Yes. ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आज के लिए आपका कॉन्सेंट्रेशन वाला पार्ट खत्म हो गया, टेम्परेचर वाला पार्ट शुरू हो गया है, ठीक है। चलो आज का लेक्चर मैं यहीं पे क्लोज कर देता हूँ, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट वीक में करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट, आप लोग टेस्ट दो आराम से।